So, hello everyone. We are here to study mole concept. Before starting, let me introduce myself. My name is Akash Rastogi, and I am doing my double MSc from IIT Delhi. My all India rank in IIT JAM was 73, and recently I have qualified my GATE. Okay, and I have more than 5 year teaching experience. So today we are studying the physical significances of mole. Okay, तो इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ मोल में हम मतलब इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अलग इमेज बनाने जा रहे हैं. आज तक जो हमें पढ़ा है वो बिल्कुल अलग था, और जो आज पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है. तो बने रहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ना. सो ऑडियो नहीं आ रहा. Please let me know if I am audible. Please let me know. Hello. So here we are discussing our mole concept. Okay, तो अब आएगा. अब आएगा. ओके, सो here we are. बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने कभी ना कभी इस इक्वेशन को देखा है. E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. तो बच्चों आज जो ये इक्वेशन है, आज ये इक्वेशन हमें बहुत हेल्प करने वाली है अपने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को जानने के लिए. ओके, सो होता क्या है कि हमें पता है हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं, उन सबके हम एटम्स को शो करते हैं. शो करते हैं. जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें हाइड्रोजन गिवन होता है ना, तो वो बेसिकली वो हाइड्रोजन का एटम होता है. ओके, और जो एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो चाहे, वो जो एटम होता है वो हमेशा मिलके बना होता है तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, इन विच वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज अवर न्यूट्रॉन. ओके, सो अब होता क्या है बच्चों कि हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियस जो एटम होता है, एटम के जस्ट सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और साथ ही साथ होते हैं अपने न्यूट्रॉन्स. ओके, अब तो हम बात करने वाले हैं कि ये न्यूक्लियस बेसिकली फॉर्म कैसे होता है ना. तो बेसिकली होता क्या है कि एक हमारे पास, मान लो ये मेरे पास एक प्रोटॉन ये रहा ना, एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये. हाँ, तो बिल्कुल नहीं आती. हाँ, तो बच्चों शायद मैं ऑडिबल नहीं था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं ना. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ना. एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैं ऑडिबल. सो
Hello everyone. Today we are going to discuss mole concept. Okay. So before discussing, let me introduce myself. My name is Akash Rastogi and I am doing my double MSc from IIT Delhi. My all India rank in IIT JEM was 73. Okay. And recently I have qualified my GATE and I have also more than 5-year teaching experience. So today we are going to discuss the physical significance of mole. Actually जो हमने डेफिनेशन या फिर जो भी हमने आज तक पढ़ा है ना मोल के बारे में, आज के बाद पूरी इमेज चेंज होने वाली है. आवाज आ रही है? वाइब्रेशन है ना. जी सर. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Is that okay? Okay. स्लो आ रही है सर. अभी मैंने एक आप सही आ रही है. Okay. So sorry for inconvenience बच्चों. तो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. So hello everyone. Today we are going to discuss our mole concept. So before discussing, let me introduce myself. My name is Akash Rastogi and I am doing my double MSc from IIT Delhi, and my all India rank in IIT JEM was 73, and recently I have qualified my GATE. Okay, and I have also more than 5-year teaching experience. Okay, so today we are discussing about physical significances of mole. Actually आज तक हमने जो भी मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, या फिर जो भी हम मोल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते थे, आज के बाद पूरी इसकी इमेज चेंज होने वाली है. तो आज बने रहिए हमारे साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ना. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट. तो आज तक आप सभी ने इस इक्वेशन को तो होपफुली देखा ही होगा, शायद होपफुली देखा ही होगा. E = mc². बहुत ही रिनोन्ड इक्वेशन है सर आइंस्टीन की. ओके, तो एक्चुअली आज ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आज मोल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक्स एकदम क्लियर करने वाली है. कैसे, वो अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, उसमें सारे एलिमेंट्स के एक एक एटम के बारे में गिवन है. ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक मासेस, उनके आइसोबार्स, उनके आइसोटोप्स एटसेट्रा. ओके, तो बेसिकली जस्ट लाइक हियर वी आर हाइड्रोजन. ओके, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का एटम या किसी भी एलिमेंट का, सपोज वी हैव एक्स. ओके, तो इसके एटम में होगा क्या बच्चों, इसके एटम में एक तो न्यूक्लियस होगा, एक होगा न्यूक्लियस जिसके अंदर होंगे न्यूट्रॉन और साथ ही साथ प्रोटॉन. वी ऑल नो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. और होता क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन करते हैं. ओके, तो बेसिकली
अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता कैसे है, इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है। तो लिसन, सपोज वी हैव दिस प्रोटॉन ना, एंड वी हैव दिस प्रोटॉन ऑल्सो, एंड they are approaching each other with a very high speed। तो क्या होता है, इनका जो मास होता है प्रोटॉन का मास बेसिकली होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ओके, वी हैव द मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस। ओके, अब होता क्या है कि जब ये दोनों प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करने के बाद इनमें इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इनइलास्टिक कोलिजन इज अ फिजिकल टर्म, फिजिक्स की टर्म है। बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद दो बॉडीज आपस में अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये दोनों बॉडीज आपस में अटैच हो गई, ये दोनों बेसिकली प्रोटॉन्स आपस में अटैच हो गए। और अटैच होने के पहले एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर होता क्या है कि जो E = mc² इक्वेशन थी उसका यूज अब होगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो प्रोटॉन का बेसिकली मास होता है ना, प्रोटॉन का मास, वो ये प्रोटॉन भी अपना पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जब दोनों प्रोटॉन इतनी स्पीड से आपस में टकराते हैं ना, तो इनका कुछ इनका कुछ % ऑफ मास चेंज हो जाता है एनर्जी में। बेसिकली ये इक्वेशन हमें यही तो बताती है कि अगर कोई भी मास लाइट की स्पीड से मोशन करे तो वो जो मास होता है वो मास एनर्जी में चेंज होने लगता है, अगर कोई मास लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो। ओके बच्चों, तो होता क्या है कि ये दोनों इतनी स्पीड से आपस में अप्रोच करते हैं कि जब ये आपस में टकराते हैं ना, कोलिजन जब इनका होता है, तो थोड़ा सा मास इनका रिड्यूस हो जाता है, बेसिकली कम हो जाता है थोड़ा सा मास, ठीक है। और वो जो मास कम होता है, मतलब चेंज इन मास है ना, चेंज इन मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है, वो बेसिकली होता है हमारा 0.7%, वो होता है 0.7%। ओके, तो अब बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ना, पूरा लिखते हैं, we have mass of proton inside the nucleus। okay, so what we have just mass of proton minus mass of proton into 0.7%। मतलब हुआ क्या, जब दोनों प्रोटॉन्स ने आपस में एक दूसरे को अटैच किया, जब दोनों प्रोटॉन ने एक दूसरे को अप्रोच किया, तो हुआ क्या, दोनों प्रोटॉन्स की जो मास था वो 0.7% मास उनका डिक्रीज हो गया। तो मैं जो मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो अब मास ऑफ प्रोटॉन हम नहीं लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन में माइनस करेंगे क्या, 0.7% ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो नाउ वी कैन डू मास ऑफ प्रोटॉन, मैं कॉमन ले सकता हूँ, 1 - 0.007। ये मैंने कैसे लिखा, ये तो सिंपल है, मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने 0.7 के बाद परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ये लिख सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस 0.007। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 0.993, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन डैश। नाउ बच्चे, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा रिलेशन है जो बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे जेईई की तैयारी कर लेते हैं, बच्चे एडवांस की तैयारी कर लेते हैं। सीरियसली बताऊं, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चे 12th करके आ भी जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूँ, एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं उनसे पूछता हूँ कि बच्चे मास ऑफ प्रोटॉन होता क्या है, तो बच्चे सिर्फ मुझे बता देते हैं ये कि सर मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। बट नहीं, बट एक्चुअली होता क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और मास ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट ना। क्योंकि जब प्रोटॉन क्या होते हैं, जब प्रोटॉन दोनों को एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो उनका मास कुछ ना कुछ क्या होता है, उनका मास
एनर्जी में चेंज होता है। तो बेसिकली हम ना इस चीज़ से एक और कन्फ्यूजन की बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन मिलता है। पता है कौन सा कन्फ्यूजन? अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, बट हमें तो ये पता है ना कि लाइक चार्ज गेट रिपेल, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है यार। तो बट इनको तो क्या करना चाहिए था, इनको तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था ना, बट ये तो रिपेल करते नहीं है, ये तो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ना। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब ये न्यूक्लियस फॉर्म होता है और सारे के सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना, तो इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही तो एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है। वही एनर्जी जो मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, वही एनर्जी इनको अटैच करके रखती है एक दूसरे से, और यही एनर्जी तो कहलाती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर कि एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स आपस में बाइंड अप कैसे रहते हैं, जबकि वो सारे के सारे पॉजिटिव होता है और इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था, बट वो रिपेल नहीं करते। तो बेसिकली एक सिंपल सी टर्म दे देते हैं कि बच्चे उसके अंदर एक अलग से टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं जो जिससे वो रिपेल नहीं होते, बट वो अट्रैक्शन आते कहाँ से हैं? बेसिकली वो प्रोटॉन का मास ही चेंज हुआ है एनर्जी में, और वही तो एनर्जी उन दोनों को बाइंड अप करके रखे हुए है, और वही तो एनर्जी अपनी कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा, नमस्ते अरुणिमा, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो क्या ये क्वेश्चन टोटली कंप्लीटेड है? नहीं, ये क्वेश्चन टोटली कंप्लीटेड नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर वो मुझसे पूछेगा कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी अगर मुझसे पूछता है ना कि मास ऑफ न्यूक्लियस कह रहा हूँ मैं, मास ऑफ प्रोटॉन ना, कोई भी मुझसे पूछता है कि मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली होता क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन होता क्या है, तो बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उन सबको यही पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा ये, बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, मैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.993 से, तो वी विल गेट समथिंग मुझे मतलब याद नहीं, लगभग इतना मिलता है, 0.162 लगभग इतना ही मिलेगा ना। तो अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं ना, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ क्या कि जब मुझसे पूछा गया कि मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है, तो मैंने ये बताया 1.62 इंटू 10⁻⁻27 ना। तो अब क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, कि किस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाए कि मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड और मास ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज ना हो जाए, तो पता है क्या हुआ, IUPAC ने, बेसिकली IUPAC, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो तो वही रहेगा, विच इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स ना, विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस ना। और अगर मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस की, तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उस टर्म को हम बोल देते हैं, उस टर्म का नाम IUPAC ने ये रखा, उस टर्म का नाम ही IUPAC ने बदल दिया, क्योंकि हम कंफ्यूज ही ना हो, और कंफ्यूजन ना रहे तो नाम बदल दिया, और उसका नाम रखा बेसिकली ये AMU 1.62 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ पर मुझे 4 लिखना चाहिए क्योंकि मैं ग्राम की बात कर रहा हूँ, ये मैंने kg में लिख दिया है, अगर kg में लिखेंगे तब 27 आएगा, तो हाँ 24 ग्राम्स, ठीक है, तो 24 ग्राम्स। तो बेसिकली बच्चों ये होता है, तो जो 1 AMU हम पढ़ते हैं ना, वो ये होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको ही हमने 1 AMU बोल दिया। 1 AMU इज नथिंग बट इट इज ओनली मास ऑफ प्रोटॉन ना, इट इज ओनली मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो अब बच्चों देखो, अब हमने AMU को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इस AMU का ही हर जगह यूज है। कैसे यूज है, ये जो AMU है ना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है एटॉमिक मास यूनिट, इसकी यूनिट फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली अगर मुझे बात करनी है एटॉमिक लेवल पर, अगर मुझे पूछना है कि एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास जो कि हमें बेसिकली दिखता भी नहीं है, तो अगर मैं उसको ग्राम में
ग्राम में रिप्रेजेंट करूं या केजी में रिप्रेजेंट करूं तो वो चीज़ गलत होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम में तो उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी है, उसमें ही हम अपने एटॉमिक लेवल पर मासेस नापते हैं, ठीक है। और वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है AMU। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? अभी आप लोगों को सबको पता होगा कि एक ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई थी, है ना। मतलब साइंटिस्ट ने क्या करा, नासा की ब्लैक होल की मतलब पिक्चर उन्होंने डिस्कवर की थी। कैसे डिस्कवर की थी? वो जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, वो जो ब्लैक होल है, समथिंग समथिंग, वो ब्लैक होल लगभग अगर बात की जाए तो ब्लैक होल पता है 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। अब तुम्हें आपको पता है कि लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर्स पता है क्या होता है? अभी बताता हूँ। लाइट ईयर्स होता क्या है बेसिकली। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3000000, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है ना कार से, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे लगभग 1.5 या 2 दिन लग जाएगा। और मुंबई लगभग यहाँ से कितना दूर है? 1600 किलोमीटर है। बट लाइट को 1 सेकंड में चलने में कितना, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रही है लाइट? 3 लाख किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं कि लाइट 1 सेकंड में नहीं, लाइट 1 दिन में कितना चलेगी, तो वो तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और अगर मैं बात करूं लाइट 1 साल में कितना चलेगी, तो लाइट 1 साल में पता है कितना चलेगी? 365 डेज होते हैं एक साल में। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं बेसिकली, और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इतना तो हो गया। और इंटू 3 लाख, इससे जो नंबर आएगा लगभग इससे नंबर 9 कुछ डिजिट आता है, और आगे मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, वो बेसिकली मुझे याद नहीं है। ये डिस्टेंस होती है जो लाइट 1 साल में जलती है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। तो पता है यहाँ ये अर्थ और इस ब्लैक होल के बीच की डिस्टेंस पता है कितनी थी? 55 मिलियन लाइट ईयर। और पता है साइंटिस्ट ने इसकी इमेज कैसे कैप्चर करी? अपने अर्थ को एक पूरी सैटेलाइट बनाकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलग अलग जगह पर सैटेलाइट्स बना दी, और उन सारे सैटेलाइट्स को सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज मतलब सबको एक दूसरे से अटैच कर दिया। तो अपनी जो अर्थ थी ना, वो ही पूरी एक बड़ी सैटेलाइट बन गई। और जो यहाँ से रेज आ रही थी ना, और उन रेस को कैप्चर किया, और उन रेस को कैप्चर करने के बाद वो पिक्चर आई है। बट पता है एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अरे ये तो सोचो, ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को कितने साल लग चुके हैं यहाँ पर अर्थ तक आने में ब्लैक होल से? इसको 55 मिलियन ईयर्स लगे हुए हैं यहाँ पर आने में। मतलब ये जो इमेज कैप्चर हुई है ना, वो ये हो सकता है कि वो 55 मिलियन ईयर्स पहले की इमेज हो, वो अभी की इमेज नहीं है, क्योंकि लाइट को ही इतने दूर आने में इतना टाइम लगा है। तो बेसिकली मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको पता चल जाए उसके बारे में, यूनिट्स के बारे में ना। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी डिस्टेंस हम मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं। और अगर मैं एटॉमिक लेवल पर बात करूँ, तो एटॉमिक लेवल पर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं AMU का। हम यूज़ करते हैं बेसिकली AMU का, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ना। अब बच्चों देखो, हाँ, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बच्चों चलो बताओ कि इसका मास कितना होता है, मतलब अगर मैं बात करूं 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 कार्बन एटम का मास होता है 12। तो जस्ट लाइक हमने पढ़ रखा है कि कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और एटॉमिक मास नंबर बेसिकली मास नंबर होता है 12 ना, मास नंबर 12 होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ एक कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा AMU, ठीक है। मैं अगर एक कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा AMU, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। मैं बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ इसको, तो बिल्कुल कहानी की तरह ही सुनना है ना। नंबर ऑफ मोल्स ना, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली, चलो बात करते हैं अब। अगर मान लो मेरे पास कोई एटम है ना,
मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास है, मान सपोज करता हूँ 5, सपोज कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास हैं 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन है मेरे पास ऑल्सो 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 5। तो इसको मैं बताने से पहले एक और बहुत अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा फैक्ट जो मतलब आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई समझता भी होगा इसको। अच्छा, अगर मैं बताऊँ मास ऑफ प्रोटॉन अभी मैंने बताया कितना होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना बड़ा होता है, मास सेम होता है इसका, ये भी पता है हमें, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 ग्राम। सॉरी, ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है ना, तो हम यही लिख देंगे ना 1.627 × 10⁻24 ग्राम्स। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो आता है 9.1 × 10⁻31। बच्चों, अगर मैं कंपेयर करूं मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन का कंपेरिजन करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो देखो तुम लोग देख सकते हो 10⁻24 और 10⁻31। इसको मैं उसमें लिख रहा हूँ ना, ग्राम्स में, केजी में हो गया, ग्राम्स में आएगा 28, +3 कर देंगे 28 आता है ग्राम में, 28। तो ये है बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पर पावर में 4+ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में यस बोल के बता दो, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरी आवाज़ और मेरे कॉन्सेप्ट पहुँच रहे हैं आप तक। तो ठीक है बच्चों, 10⁻24 और 10⁻28 को बराबर करने के लिए मैंने इसमें क्या करा, इसमें सिर्फ मैंने +4 से ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गए, ये दोनों जस्ट इक्वल हो गए। तो अब हुआ क्या, ये मास ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -24 = 10⁻28 इंटू 10⁻+4, क्योंकि बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है ना, मैंने इसको जस्ट अपोजिट करके लिख दिया है। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻4, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 10000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। देखो, मेरा सिंपल कहने का मतलब पता है क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो ये कंपैरिजन कोई भी कर सकता है, मगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना, इसकी एक इमेज माइंड में बनाना, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिसकी मतलब एक चीज़ की इमेज माइंड में बन जाती है ना, तो वो हमेशा बनी रहती है। तो हम क्यों ना उस इमेज अच्छी ही बनाए। तो ज़रा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक मिनट, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 10,000 टाइम्स बड़ा है, 10,000 टाइम्स। सोचो अगर मेरे पास जो मेरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो मान लिया मैंने स्फेरिकल बॉल्स, तो अगर मैं कहूँगा ये इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा है ना, तो जो प्रोटॉन होगा वो इसके 10,000 टाइम्स बड़ा होगा। 10,000 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मेरे पास इतना बड़ा प्रोटॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मुझे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके 1/10,000 टाइम्स है। तो सोच पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इतने बड़े हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने बड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा होगा, इतना छोटू सा, तो दिखेगा भी नहीं क्योंकि इतना छोटा है वो। तो पता चला। अब तुम लोगों ने एक बात ये पढ़ी होगी कि जो एटॉमिक मास होता है ना, बेसिकली एटॉमिक मास होता है अपना नंबर ऑफ, या फिर एक काम करते हैं, मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर जो होता है वो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम मास नंबर किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते? क्योंकि होता क्या है, अरे मास और
ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर इसमें हम इतना छोटा सा मास, इतने छोटे से पार्टिकल का मास अगर ऐड भी करें या सबसेट भी करें या ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम मास नंबर पे क्या करते हैं, सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सिर्फ ऐड करते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे थे, अब हम बात कर रहे थे इसकी कि सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एटम है, इसमें 5 न्यूट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही मेरे पास प्रोटॉन्स है। ओके, अगर मैं इसका मास निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 5 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 5 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये मैंने क्या करा, मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी 1 न्यूट्रॉन के मास से, तो वो 5 न्यूट्रॉन का मास आ गया। मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी मास ऑफ प्रोटॉन से, तो 5 प्रोटॉन का मास आ गया। और वी कैन सिंपली डू 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। वाई, अरे मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तो बच्चों बराबर है ना, तो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह अगर मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं तो 5 + 5 = 10, तो ये भी हो सकता है। अगर अब ये जो मास ऑफ, अब बस एक बात और समझनी है, फिर हम डायरेक्ट मोल उस पर नंबर ऑफ मोल्स पे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन मिलता है वो मुझे किस में मिलता है, वो मुझे मिलता है AMU में, और 1 AMU होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, ये भी पढ़ रखा है हमने। तो अगर मुझे मास चाहिए ग्राम्स में, अभी तो ये किस में, अभी तो ये AMU में ना, अगर मुझे मास चाहिए ग्राम्स में तो मैं क्या करूंगा, 10 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मैं कर दूंगा 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये किस में आ गया, ग्राम में। मतलब इस एटम का, किस एटम का, इस एटम का जिस एटम में 5 न्यूट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन होंगे, उस एटम का मास क्या आएगा, 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू दिस नंबर। ठीक है बच्चों, तो मैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो मैं 10 ना लिख के, ये पूरी यूनिट मेरे किस में आई है, ये पूरी यूनिट मेरी AMU में आई है ना, AMU में, तो मैं AMU को सिंपल क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करा ना। ठीक है, अब अगर जिसने एवोगैड्रो नंबर सुन रखा है, ना, उसको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। अब हम एवोगैड्रो नंबर बेसिकली डराइव करने वाले हैं। हम अब उसको रटेंगे नहीं, अब उसको हम डराइव करेंगे। अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तब भी मजा आएगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, मान लो सपोज we have x एटम्स। हमें मान लिया कि हमारे पास x एटम्स है ना, और मुझे इन x एटम्स का क्या निकालना है, मास। इन x एटम्स का मुझे मास निकालना है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि एक एटम का कितना मास है, और उस मास को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x से। ठीक है, तो एक एटम का मास क्या आएगा, एक एटम का मास, मान लो जो x एटम्स है ना, उसमें से एक एटम ये है, और इस एटम में इसका मास नंबर मैंने मान लिया m, मास नंबर। ना व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर वो नंबर होता है जितने पार्टिकल अपने एटम को मास देते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, कौन से पार्टिकल्स इसको मास देंगे? अरे इलेक्ट्रॉन तो देगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्लस करो या माइनस करो बात तो वही आती है, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ही सम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मास नंबर मतलब
कितने यहाँ पर पार्टिकल्स हुए जो हमारे एटम को मास देने वाले हैं, वो हुए 10। तो इसका मास नंबर कितना हुआ इस एटम का, 10, क्योंकि इसमें ऐसे 10 ही पार्टिकल हैं जो इस एटम को मास देने वाले ना, ठीक है। तो ये होता है इसका मास नंबर। तो मान लिया कि ये जितने भी मैंने एक्स एटम्स लिए थे ना, वो जो कोई सी भी एटम्स है उसका मास नंबर मान लिया m है, कि उसमें m मतलब उसमें मास नंबर m है। यहाँ पर मैं इसका मास मान लेता हूँ एटॉमिक मास, हाँ मैंने इसको अलग मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम हो गए। अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, हाँ, A इक्वल्स टू मास नंबर, ये क्या हो गया, ये मास नंबर मतलब मास नंबर और इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये हो गया एक एटम का मास। जस्ट लाइक यहाँ पर 10 थे क्योंकि 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन ही तो मास दे रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है ना यार। तो मैं क्या करूँगा, 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूंगा, तो ये उस एटम का मास ही तो आ गया, ये उस एटम का मास ही तो आ गया। तो ये क्या है, ये एक एटम का मास आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, x से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दूं, x से, ठीक है। और ये किस में आया है, ये आएगा भी AMU में, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन किस में आता है, AMU में। तो मुझे इसको आगे भी फर्दर चेंज करना पड़ेगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये क्या है, ये क्या है, ये मास ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और इनसाइड करने के लिए इसको 0.993 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों मुझे, मैं फिर से रिपीट करूं। ठीक है, तो अब बच्चों होता क्या है, होता क्या है कि जस्ट लाइक मान लो कि मेरे पास कार्बन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास उनसे पूछा जाता है तो मैं 12 बोल देता हूँ, 12, मगर वो सरासर गलत है। क्यों, ये तो मास नंबर को शो करता है, ये मास नंबर को शो करता है। अब इसका एटॉमिक मास 12 बोलना भी गलत नहीं है, इसका एटॉमिक मास 12 बोलना भी, इसका एटॉमिक मास 12 बोलना भी गलत नहीं है। क्यों 12 बोलना गलत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास बराबर होता है मास नंबर के, ये एटॉमिक मास बराबर होता है मास नंबर के। तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट चीज बची है बस, अगर हम इस 12 को मास नंबर ना बोल के एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक मास क्या आता है, जस्ट इक्वल। अब जरा सुनो, अब जरा सुनो, हाँ। तो अब मुझे करना क्या है, देखो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू x इनटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 0.993। तो ये जो मेरे पास मास आया, मुझे इसको इसके बराबर करना है, तभी तो मुझे इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। ये जो टोटल मास है मुझे इसको a के बराबर करना है ना, तो इसको इसके बराबर करने के लिए, इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पूरी बराबर होनी पड़ेगी 1 के। अरे तभी तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई होके तभी तो ये दोनों इक्वल आ पाएंगे, मास नंबर और एटॉमिक मास, तभी तो दोनों बराबर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो हमने क्या करा, फॉर सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस, अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए बच्चों हमने क्या करा, हमने सिर्फ इस वैल्यू को 1 लाना चाहा, हमने इस वैल्यू को 1 लाना चाहा, सॉरी इस वैल्यू को x इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 0.993 को मैंने क्या लाना चाहा, 1 लाना चाहा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.627 इंटू 0.993 इंटू 10⁻⁻24। अब ये दोनों को मतलब 1 ये पूरा करके मेरे पास वैल्यू आएगी 6.6023 मिनट
ये है ना, और 10⁻⁻24 को ऊपर ले जाके 10⁻+24, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या करा, इसको बस एक पॉइंट को आगे लिख दिया 6.023 इंटू 10⁻24। अरे यही तो अपना एवोगैड्रो नंबर होता है, अरे यही तो होता है। अब समझ में आया? अभी तक हम ये लोग ये सोच रहे थे अरे यार एवोगैड्रो नंबर में हम इतने ही एटम्स क्यों लेते हैं, इतने एटम्स इसलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि हमें करना क्या होता है, हमें मास नंबर और एटॉमिक मास बराबर करना होता है। और उन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये वाली अपनी कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशंस, इन कैलकुलेशंस को 1 लाना पड़ेगा। अरे तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 करने के लिए जब मैंने 1 करा, ये बेसिकली x माना गया था, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये 1 इसको x मैंने माना गया था, x क्या था, वी हैव x एटम्स, ये था नंबर ऑफ एटम्स की हम कितने एटम्स ले रहे हैं ना। तो सुनो बच्चों, अब हुआ क्या कि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या x की वैल्यू आने का, हाँ तो ये ठीक है, हाँ तो बच्चों ये x की वैल्यू इतनी आने का मतलब पता है क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू इतनी ले लूँ ना, अगर मैं x की वैल्यू इतनी ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दूँ, तो इसकी वैल्यू से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब क्या बन जाएंगे 1, और एटॉमिक मास क्या बन जाएगा, मास नंबर के बराबर। तो हमने ये सोचा था, हमने यही तो सोचा था कि हम कितने एटम्स लें जिससे हमारे मास नंबर और एटॉमिक मास क्या हो जाए, बराबर। तो बच्चों हमें इतने एटम्स लेने पड़ेंगे, अभी हमें दिया किसने था, ये नंबर हमें दिया था एवोगैड्रो ने, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एवोगैड्रोस नंबर। तो इस एवोगैड्रो नंबर को शो करते हैं Na से। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू, दिखने रहा होगा शायद यहाँ पर, हाँ तो एवोगैड्रो नंबर होता है अपना Na इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ से अपना एवोगैड्रो नंबर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिक, ये था मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक। अगर आपको इतना बेसिक आता है ना तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। और लिटरली बताऊं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करने के लिए भी अगर सच बताऊं तो मैं, मोल कॉन्सेप्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ये जो AMU हो गया, ये जो एटॉमिक मास हो गया, ये जो मास नंबर हो गया, और ये जो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये हमें लगते तो बहुत छोटे छोटे हैं, मगर जब हायर लेवल की कैलकुलेशंस आती है ना तो बच्चे फंसते इसी में ही हैं, बच्चे फंसते यूनिट्स में ही है, एटम्स की। मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके, एटॉमिक लेवल पर जाके सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जितनी हमारी गलतियाँ हैं, जितनी हम गलतियाँ कर सकते हैं वो अभी कर लें, मगर जब एग्जाम आए तब हम गलतियां करने के लायक बच्चे ही ना। ठीक है, तो अभी जितनी गलती कर सकते हो अभी करो, अभी जितना टाइम दे सकते हो अभी टाइम दो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। बट इतना प्रैक्टिस कर लो कि आगे जाके हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अभी हम इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास यहीं बैठ अप करते हैं। सो फॉर फ्यूचर क्लास स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू बच्चों।